बात कई दशक पहले की है, जब मध्य प्रदेश का एक नौजवान अपनी किस्मत बनाने निकला था। नाम था हेमंत करकरे। पढ़ाई में होशियार और सोच में अलग हेमंत ने अपनी किस्मत भी ऐसी बनाई कि मिसाल कायम की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 1982 में यूपीएससी पास की, आईपीएस ऑफिसर बने, इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एजेंट रहे, फिर महाराष्ट्र एटीएस चीफ बने। हिम्मत और डेडिकेशन ऐसी कि अपनी आखिरी सांस तक आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में 2008 में 26/11 वाले बम धमाके में शहीद होने वाले महाराष्ट्र एटीएस चीफ रहे हेमंत करकरे की है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम देश के लिए शहीद होने वालों की लिस्ट में है। हेमंत करकरे ने देश के लिए जो किया वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। अब अचानक उनकी चर्चा इसीलिए हो गई क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आया। हेमंत करकरे ने मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच शुरू से की थी। लंबी और गहन जांच करने के बाद चार्जशीट बनाई। जिन जिन को आरोपी बनाया उन सब को लेकर कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आया कि शहीद हेमंत करकरे के किए कराए पर पानी फिर गया। कौन है हेमंत करकरे, आखिर क्या किया था उन्होंने ऐसा कि आज सालों बाद एक बार फिर याद किया जा रहा है उन्हें? कैसे एक छोटी सी चूक से गई जान? क्यों पति के शहीद होने के बाद पत्नी कविता ने ठुकरा दिए मोदी के दिए 1 करोड़ रुपए? क्या है पूरा मामला, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। हेमंत करकरे ने वर्धा से स्कूलिंग के बाद 1975 में नागपुर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद किस्मत ने बड़ा रुख लिया। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने देश की सेवा का रास्ता चुना। 1982 में यूपीएससी पास कर आईपीएस ऑफिसर बने। यहीं से शुरू हुआ एक जुनूनी अफसर का सफर जो देश की सुरक्षा को अपना धर्म मानता था। आईपीएस बनने के बाद हेमंत करकरे की पोस्टिंग कई जगह हुई, लेकिन सबसे खास रहा उनका काम रॉ में, जिसके लिए काम करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रिया में भारत की खुफिया एजेंसी के लिए बतौर एजेंट काम किया। शहीद हेमंत करकरे ने इंटरनेशनल नेटवर्क को समझा, देश के लिए अहम जानकारी इकट्ठा की और उसे एनालिसिस भी किया। जनवरी 2008 में उन्हें महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड का चीफ बनाया गया। उसी साल सितंबर में 29 सितंबर यानी कि 2008 को मालेगांव में एक बड़ा धमाका हुआ। जिस इलाके में बम धमाका हुआ वो बड़ी मुस्लिम आबादी से घिरा था। धमाके का मकसद सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना था। उस वक्त ऐसे कई दावे किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फ्रीडम मोटरसाइकिल में बम रखा गया था, जिससे 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, खुलासे चौंकाने वाले होते रहे। बाइक का रजिस्ट्रेशन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम था। हेमंत करकरे ने सबूतों पर आधारित जांच की तह तक जाना शुरू किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस केस को भगवा आतंकवाद का नाम मिला, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि मालेगांव ब्लास्ट में जिन लोगों को करकरे ने आरोपी बनाया था उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। यहां तक कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि यूपीए सरकार ने हिंदू आतंक दिखाने के लिए ये बनाया है। इस मामले में साहिल जोशी ने हेमंत करकरे के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए। इस इंटरव्यू के करीब 1 घंटे बाद ही एटीएस चीफ हेमंत करकरे शहादत को प्राप्त हो गए। सुनिए उनका ये आखिरी इंटरव्यू। 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बार-बार आरोप एटीएस पर लग रहे हैं, उन आरोपों के बारे में आपका क्या? ये कोर्ट में आरोप लगाए हैं, हमने आरोप सीरियसली लेके जो भी हमारा कहना है हम कोर्ट के सामने रखेंगे। आरोप सही तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। जब से पहली गिरफ्तारी हुई है, 23 अक्टूबर को पहली गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जिस तरीके से बार-बार ये कहा गया कि जानबूझकर गिरफ्तारी की जा रही है, कोई प्रेशर है एटीएस पर, एक्ट के तहत की जा रही है, क्या इन आरोपों का जवाब देने के लिए क्या आपने तैयारी करके रखी हुई है? क्या आपको लगता है कि ये तो मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, एटीएस पे किसी भी ऑफिसर पे जरा भी प्रेशर नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। हम पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं और हमेशा जो स्टेप ली है वो पूरे कानून के दायरे पे ली है, अवेलेबल एविडेंस पे ली है। जब एक एविडेंस अवेलेबल हुआ है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं, तो जब तक कुछ कॉरोबोरेशन नहीं मिला है, कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ है,
तब तक हमने आगे की स्टेप नहीं लिए। अब 17 साल बाद 2025 में मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े कई आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए। बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक बात यह भी कि लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या करकरे की जांच गलत थी या फिर वक्त के साथ सच्चाई को दबा दिया गया। ये बड़ा सवाल बन गया है। जब 2008 में मालेगांव हमले की जांच चल रही थी, तभी 3 महीने बाद 26/11 का वो काला दिन आया जब 150 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई में ये हमला मालेगांव ब्लास्ट के 3 महीने बाद यानी कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ। 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे और अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया। ताज होटल, ओबरॉय, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कई दूसरी जगहों पर इन्होंने अपना निशाना बनाया। इस हमले के दौरान करकरे को जानकारी जब मिली तो अपने साथियों के साथ वो आतंकवादी का सामना करने निकल पड़े, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो सीधा उन्हें काल के गाल में ले जा रहा था, क्योंकि उसी रास्ते में आतंकी घात लगाए बैठे थे। करकरे एटीएस के चीफ थे, चाहते तो मोर्चे पर ना भी जाते। उस दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करकरे ने गोलियां दागी भी और गोलियां खाई भी। सब कुछ बदल गया। हेमंत करकरे दिवंगत शहीद हेमंत करकरे कहलाने लगे। साध्वी प्रज्ञा के माथे पर 2008 से 2025 तक आतंक का काला दाग लगा रहा। इतने गहरे आरोप लगने के बाद भी बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनाते हुए भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार बनाया। तब कांग्रेस से दिग्विजय सिंह मैदान में थे। उसी चुनाव की गहमागहमी के बीच साध्वी प्रज्ञा ने दावा किया, खुलासा किया कि उनके श्राप से हेमंत करकरे की मौत हुई। उस वक्त साध्वी ने क्या कहा था वो भी उन्होंने दोहराया था। उन्होंने कहा था कि तुम खत्म हो जाओगे और 2 महीने से भी कम समय में आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला। उस दिन उन पर सूतक यानी अशुभ काल लगा था। सूतक उस दिन समाप्त हुआ जिस दिन उनकी हत्या हुई। साध्वी के उस घिनौने दावे पर बीजेपी नेताओं ने खूब तालियां भी पीटी थी। साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार करने वाले हेमंत करकरे ही थे। मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल बाइक साध्वी के नाम पर होने से आरोप गंभीर बने। साध्वी ने ऐसी कहानियां खूब सुनाई कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से 13 दिन तक जेल में यातनाएं देते हुए रखा गया। लकड़ी लगी बेल्ट से दिन और रात मारा गया, गर्म पानी में नमक डालकर हाथ डुबोए गए, खाना भी नहीं दिया गया, सोने भी नहीं दिया गया। साध्वी ने ये सारे आरोप हेमंत करकरे पर लगाए। जिस श्राप का दावा किया वो ऐसी ही यातनाओं के बदले देने का श्राप था, देने की बात थी। हेमंत तो शहीद हो गए, लेकिन वही हेमंत की पत्नी कविता करकरे उस वक्त चर्चा में आई जब पति की शहादत के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही 1 करोड़ रुपए की बड़ी सहायता राशि को लेने से मना कर दिया और साफ कह दिया कि मेरे पति की शहादत का सौदा नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्हें खूब वाहवाही भी मिली थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पति हेमंत करकरे की तरह पत्नी कविता ने भी जीते जी और मरने के बाद भी एक मिसाल कायम की। कॉलेज में प्रोफेसर थी, इसीलिए आने वाली पीढ़ी के लिए मैसेज दे गई। पहले 1 करोड़ के बड़े अमाउंट को लेने से मना कर दिया और फिर जब 2014 में ब्रेन हेमरेज से उनका निधन हुआ तो अंग दान कर गई, लोगों की जिंदगी बचा गई। ये फैसला उनकी 2 बेटियों और बेटों ने लिया। इस परिवार में सेवा की भावना सिर्फ वर्दी तक सीमित नहीं थी। हेमंत करकरे के बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे कि उन्होंने उस वक्त घटिया क्वालिटी वाली बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी जो उन्हें बचा नहीं सकी। लेकिन करकरे की बेटी ने एक इंटरव्यू में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए कि उस लिस्ट में बहुत कुछ था, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट का जिक्र नहीं था। इस एनकाउंटर में कांस्टेबल अरुण जाधव ही एकमात्र जीवित बचे थे जिन्होंने बाद में पूरी घटना की जानकारी दी। एनकाउंटर के बाद कसाब को जिंदा पकड़ा गया और भारत को एक सबूत मिला कि ये हमला पाकिस्तान की साजिश थी। आज भी हेमंत करकरे लोगों के जहन में जिंदा है। हेमंत करकरे को 26 जनवरी 2009 को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने कर्मों से असाधारण बन सकता है। आज जब देश में हर मुद्दा धर्म और राजनीति की चाशनी में लपेटा जाता है, तब हेमंत करकरे जैसे अफसरों की याद आना लाजमी है। चर्चित चेहरा में हेमंत करकरे से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।